और साइलेंट फीचर्स। हिस्ट्री की बात तो बार बार आती रहेगी, जो भी अमेंडमेंट होती रही हैं वो साथ साथ होती रहेंगी और उनके रिलेटेड एमसीक्यू भी आते रहेंगे। तो अभी जो हम टॉपिक है पहले ये थोड़ा सा स्टडी कर लें, उसके बाद एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये जो रीडिंग वाला है ये हस्बे काल कुछ निस्बतन बेहतर हुआ है, पहले बहुत टाइम ज़ाया करते हैं। तो जो भी लोग मौजूद हों जल्दी से जिसको पढ़ने के लिए कहा जाए वो शुरू हो जाए, और उतना ही हमारा टाइम बचेगा। और नमाज की वजह से आज 15 मिनट लेट किया है, तो इंशाल्लाह इसी तरह हम एडजस्ट करते रहेंगे। नमाज तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, तो इसलिए पहले उसका लिहाज करके कि वो नमाज पढ़ लें जिन्होंने पढ़नी है, तो फिर उसके बाद शुरू हुआ करेगा। तो अभी हमारा टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड, और पहला आ गया ये इंट्रोडक्टरी, आप पढ़ लें। कौन पढ़ेगा भाई? जी बेटा। Switzerland is the person in जी यहाँ पढ़े। Switzerland is the person in practical sense, although the article constitution describes it as confederation. The term confederation implies a association of states in which is with an effective central government, but in case of Switzerland, its features are essentially equations of an ideal federation. The preamble of the constitution removes all the hurdles which are associated with the federation. अच्छा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है, बाकी चीज़ें मैंने आपको ज़ुबानी इसमें से बतानी है। कि पहले स्विट्ज़रलैंड को कॉन्फेडरेशन कहा जाता था, कॉन्फेडरेशन, और प्रैक्टिकली ये फेडरेशन के तौर पर काम कर रहा था। और 1874 1874 में बाज़ाब्ता तौर पर इसको फेडरेशन का नाम दे दिया गया था। अब आपको कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन का थोड़ा सा फ़र्क समझा ले कि कॉन्फेडरेशन बेसिकली इंडिपेंडेंट यूनिट की एक यूनियन है। जो सावन स्टेट होती हैं वो मिलकर कहती हैं जी हम इकट्ठे काम करेंगे। बेसिकली जब स्विट्ज़रलैंड कायम हुआ था तो यहाँ एक कॉन्फेडरेशन उनका नाम रखा गया था। उन्होंने कहा जी ये कॉन्फेडरेशन होगी, 7 यूनिट होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली आस्ता आस्ता ये फेडरेशन की शक्ल अख्तियार करता गया, तो बाज़ाब्ता तौर पर 1874 में इसे फेडरेशन ही डिक्लेयर किया गया। डायरेक्टली इसका नाम फेडरेशन ही कर दिया गया। जो कॉन्फेडरेशन है उसमें जो 7 स्टेट है उनके कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उनकी इंटरनल सावरनिटी होती है। और फेडरेशन में सावरनिटी सिर्फ फेडरेशन को हासिल है, इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह का कोई फीचर नहीं होता, लेकिन यूनिट इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन कॉन्फेडरेशन यूनिट मिलकर बनाते हैं, तो फेडरेशन अपने यूनिट अपने इंतज़ामी सहूलत के लिए कायम करती है। तो बेसिकली ये फेडरेशन के तौर पर ही काम कर रही थी और इसी तरह का वर्क हो रहा था। लेकिन बाज़ाब्ता नाम बहरहाल मैंने आपको बताया कि 1874 में हो गया। अब ये बाज़ौल मुल्कों में भी नाम उन्होंने कॉन्फेडरेशन रखा, लेकिन बेसिकली फेडरेशन के तौर पर काम, क्योंकि प्रैक्टिकली बड़ी मुश्किल पेश आती है कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो है ना वो काम करे। मसलन अमेरिका में भी उसको पहले कॉन्फेडरेशन ही कहा जाता था, लेकिन अब फेडरेशन है। फेडरेशन के तौर पर सारे इख्तियारात, बड़े वसी इख्तियारात हासिल हैं। और फेडरेशन के अंदर यूनिट जो हैं, जो उनके रियासतें हैं, वो काफ़ी खुद मुख्तार हैं। जो 2 पार्टी सिस्टम है वो कहने वाले कहते हैं, तबसरा करते हैं कि हर रियासत में वो जो यूनिट है उस पार्टी का वो इंडिपेंडेंट होता है फैसले करने में। इतनी ज़्यादा खुद मुख्तारी उनके पास होती है कि कॉन्फेडरेशन का कॉन्सेप्ट वाज़िया होता है। जैसे रशिया की मिसाल थी कि उसमें कुछ फेडरेशन के तौर पर काम होता था, कुछ कॉन्फेडरेशन के तौर पर। वो रियासतें जब अलहदा हुई, रशियन फेडरेशन जो है, ये सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ, तो वो फिर रियासतें आज़ाद हो गई। तो कॉन्फेडरेशन में रियासतों के आज़ाद होने का अमल ज़्यादा तेज़ होता है। अगर वो किसी वक्त अनबन हो जाए तो वो फिर समझे कि वो अलहदा हो सकता है।
तो यहाँ जो हमारा स्विट्जरलैंड का कॉन्सेप्ट है अब चलेगा फेडरेशन का, और ये 1874 से ऑनवर्ड यही चीज चल रही है। लेकिन कंटोन अंदरूनी मामलों में खुद मुख्तार हैं, वो फेडरल मामलों में फेडरल के ताबे हैं, फेडरल लॉ का तहफ़्फ़ुज़ फेडरल जुडिशरी करती है। लेकिन कंटोन का लॉ अगर फेडरेशन के खिलाफ हो तो उसको बदल सकती है। ये हमने कल जो फीचर कर रहे थे, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड, उसमें भी हमने ये बात की थी। बहुत चीज़ें रिपीट होंगी क्योंकि ये इंटरलिंक होती है। इस तरह हिस्ट्री भी बहुत चीज़ें पुरानी डेटों का हवाला देना पड़ेगा तो वहाँ में जिक्र करना पड़ेगा। इसी तरह एमसीक्यू भी बाज रिपीट होंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो इसी में दोबारा रिपीट होंगे ताकि एक पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए कि इस टॉपिक में क्या कुछ शामिल है। अब ये नेक्स्ट पढ़ें जी बेटा। The Constitution is distributed the powers between the federal government and the internal government. It gives some powers to the central government and leaves residual powers with the cantons, which are autonomous in their own jurisdiction. This is essentially the English argument. The Federation also requires a powerful judiciary which can act as a guardian of the Constitution. In the case of Switzerland, the aspect is ignored. अब ये बात जो है ये हमने बात की है, एक ड्रॉबैक है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर ये आखिर में वो भी बात आ गई है। तो पहली तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स दी पावर बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड कंट्रोल्स, तो वो इसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन भी दोनों में पावर तकसीम करता है। तो फेडरल को पार्टी सुपीरियर है वो, और वो उससे सुपीरियर शुमार किया जाता है क्योंकि उसे ज़्यादा अख्तियारात हासिल है। लेकिन जो बकाया बचते हुए पावर्स हैं वो कंटोन को हासिल है, और कंटोन के अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर मुल्क का मजबूरी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, उसका तरीक़ेकार नॉर्मल तरीका नहीं है, बड़ा यूनिक किस्म का तरीका है कि वो इनिशिएटिव का, रेफरेंडम का, कल हमने उस पर बड़ी डिटेल में बात की थी, उसी बात को यहाँ आगे बढ़ाया गया है। उसके बाद एक चीज़ जिक्र किया गया है, जहाँ इस तरह के इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार यूनिट्स हों किसी फेडरेशन के, वहाँ एक बहुत पावरफुल किस्म की जुडिशरी की ज़रूरत होती है। लेकिन ये फीचर स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में ये फीचर बड़ा कमज़ोर है। इसमें नेगेटिव यूनिक मैटर जो है ही जुडिशरी का, ये इलेक्टेड जुडिशरी है, ये लेजिस्लेचर के ताबे है। लेजिस्लेचर उसको मुंतखब करती है, वोट देती है, फिर सारे बाकी अरसा ये तासर होता है कि ये अंडर द थंब ऑफ द लेजिस्लेचर काम करेगा। तो वैसे उसकी मुद्दत आम नॉर्मल जो है इलेक्शन की 4 साल है, लेकिन जुडिशरी के जज के लिए 6 साल है। वो बार बार रिपीट भी होता रहता है, उसे बार बार रिपीट भी किया जाता है। जब उसे दोबारा रिपीट किया जाए तो अनअपोज वो सिलेक्ट होता है, इस तरह की रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन इख्तियारात के हवाले से कोई ऐसी मिसालें नज़र नहीं आती कि उन्होंने कोई फेडरल लॉ को चेंज कर दिया या उसे ओवर रूल कर दिया या उसे उन्होंने कहा जी ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरह की मिसालें नहीं मिलती, इतनी जरूरतमंद नहीं है उनकी जुडिशरी, ना उसे इख्तियार हासिल है। वो कंटोन्स की जो लॉज होते हैं उस पर इस तरह के उनके मौजूद हैं कि उन्होंने कहा ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उस पर बात होती रहती है। जी अब नेक्स्ट करें जी बेटा। जी मारिया मौजूद है तो वो पढ़ ले। Organization and characteristics. The Swiss Federation is comprised of 26 cantons and half cantons. Among them, 20 are full cantons, while 6 are half cantons. They greatly differ in size. Each canton is further divided into districts only for administrative purpose, and communes, which are grassroots units of Swiss democracy, following are characteristics of the Swiss Federation. अच्छा, ये इसमें एक बात मुझे याद आ गई, मुझे वजाहत करनी है। एक तो आपका पूरा ये पॉलिटिकल साइंस में 4 कॉन्स्टिट्यूशन है, और चारों में एक बात ज़हन में रखनी है आपने कि अप टू डेट करने की ज़रूरत है। इसमें बहुत पुराना पाकिस्तानी किताबों में बहुत 15-20 साल पुरानी बातें दर्ज हैं,
और उनको रिवाइज हुए भी 2-2 3-3 बार रिवाइज हो चुकी हैं। एक तरकश जो हमने किया था वो एक लेक्चर हो गया था, उस वक्त मैंने कहा था कि न्यू अमेंडमेंट पर अलग लेक्चर होगा, वो इंशाल्लाह मैं जल्दी देने वाला हूँ। उसमें सारी नई जो 18 अमेंडमेंट आई थी उनका तफसील से अहाता करेंगे। इसमें भी ऐसा ही है, ये बहुत पुरानी बात उन्होंने यहाँ दर्जा, मैंने वो जो करेक्शन था उसमें लिखा था कि बेसिकली 26 कंटोन है, लेकिन 23 फुल कंटोन है और 3 हाफ कंटोन है। हाफ को भी यूनिट तो एक ही शुमार किया जाता है, उसका कम से कम एक वोट है हाफ का, तो जो फुल कंटोन है उसकी 2 है सीटें। तो इसलिए ये आपने करेक्शन कर लें, उसमें 26 टोटल कंटोन है, 23 फुल कंटोन है और 3 कंटोन हाफ कंटोन है। ठीक है, तो ये सारे मिलकर ये फेडरेशन बनाते हैं। ये एक कंटोन जो है एक तरह का हमारे इलाके में जिस तरह सूबा है इस तरह के, उसके नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ज़िले हैं, फिर हमारे इधर म्यूनसिपल कमेटियां हैं, तहसीलें हैं, उधर भी इसी तरह का है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे कम्यून्स हैं। तो ग्रास पोल यूनिट्स ऑफ स्वेस डेमोक्रेसी, वो भी उनके ग्रास पोल यूनिट शुमार होते हैं, जहाँ पोल होता है, जहाँ नुमाइंदगी का इख्तियार होता है जिन्हें, और वो नुमाइंदगी उन्हें मिलती है। तो इसलिए ये एक ज़रूरी बात आपने समझ लेनी है कि हर वक्त जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ें उसमें अप टू डेट आपने, मैं मेरे नज़र से गुजरेगा, मैं समझा दूंगा, अगर कहीं रह जाए तो आपने उसको अप टू डेट करते रहना। ठीक है जी, और पूछ लेना है, या पूछ लेना कि जी ये हमें नहीं पता चल रहा, इसकी अप टू डेट क्या सूरत हाल है जी। नंबर 1 जी बेटा। हाँ जी हसाना बेटी आप पढ़ो। The cantons and the half cantons are non-sovereign entities which stand integrated into the state of Switzerland. The process of unification started in 1291 with the alliance of two cantons, Uri, Swiss, and Interwalden, while 1530 and more cantons signed hand of federation in 1648. The Treaty of Westphalia recognized the potential as integration. हाँ जी, ये अब उसकी स्ट्रक्चर जो बनी थी उसके बारे में बता रहे हैं। पहले तो ये कि टाइटल पर आ जाए कंटोन एंड नॉन सॉवरेन एंटिटी। कंटोन को जब वो फेडरेशन में शामिल हो गए हैं तो अब वो नॉन सॉवरेन एंटिटी के तौर पर, एंटिटी से क्या मुराद है कि अलहदा उनका वजूद नहीं है, उन्हें सॉवरेनिटी हासिल नहीं है, वो मक्तर आला नहीं है किसी कंटोन में। सॉवरेनिटी हासिल है फेडरेशन को, वो यूनिट मौजूद है, यूनिट का इंतजामी ढांचा मौजूद है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, उनकी जो लॉज कोड्स मौजूद हैं, सब हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उन्हें एक सॉवरेन स्टेट का दर्जा हासिल नहीं है। सॉवरेन स्टेट सिर्फ स्विस फेडरेशन। थोड़ी हिस्ट्री पर ये काफ़ी लेंथी थी, मैंने बड़ा मुख्तसर दिया, बाकी ज़बानी समझाने लगा। कहा जाता है, कल भी हमने किया था कि सबसे पुराना इसे फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कहा जाता था जी 1291 से। हम इस तरह उस वक्त बेसिकली सिर्फ 3 कंटोन से जिन्होंने मिलकर ये अलायंस बनाया था। उन्होंने कहा जी कि हम स्विस अपना कंटोन जो है स्विस एक रियासत के तौर पर काम करेंगे। वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती गई, एक पहले और रियासत बनी, उसमें बहुत से कंटोन शामिल हो गए, फिर वो रियासत कुछ अर्से बाद टूट गई। जब वो टूटी तो फिर उसके बाद ये 3 जो बेंजेरी, सचवेजिग एंड अंटरवाल्डन ये इब्तदाई थी। 1513 में मजीद कंटोन शामिल हो गए, तकरीबन 10 इसमें शामिल हो गए। तो अब 1648 का कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं जी हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ज़्यादा ये कंटोन शामिल थे। तो आप अगर 10 वो समझे, 3 वो समझे, 13 हो गए। तो इब्तदा में ये 13 है जिन्होंने एक वायदा किया। तो यहाँ लिखा है फालिया, फालिया करके, लेकिन अगर इसको आप पंजाबी में तो करें तो ये फालिया बन जाए जो ये मंडी बहाउद्दीन के पास है। तो यहाँ रिकॉग्नाइज द
इंटेंशन एज कॉन्फिडेशन। वहाँ पहली दफ़ा इसकी शनाख्त हुई कि ये कॉन्फिडेशन के तौर पर 13 रियासतें मिलकर काम करेंगी। फिर आस्ता आस्ता बाकी रियासतें शामिल होती चली गई और फिर वो एक बड़ी मुल्क के तौर पर सामने आया। 26 हो गए, 23 फुल और 3 हाफ। वो कल भी को थोड़ी जिक्र आ चुका था। उसमें अजीबोगरीब लैंग्वेज का भी अजीब हिसाब है। ये इस मुल्क में बड़ा यूनिक फीचर है कि 4 ज़बानें बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं वहाँ, 3 बहुत ज़्यादा है, उन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है। चौथी जो है रोमन, वो रोमन लोग अपनी कम्युनिकेशन के लिए ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं। ये भी अजीबोगरीब बात है, बाकी के लिए लाजमी नहीं। और 2 ज़बानें हर शहरी के लिए, शहरी के लिए ज़रूरी है कि लाजम सीखे। तो ये उन्होंने अपने आप को एक कंबाइन रखने के लिए एक तरह का एक रिलेशन पैदा करने की कोशिश की है कि लैंग्वेज का जो फ़र्क है, जो फ्रेंच बोल रहे हैं, जर्मन बोल रहे हैं, इटालियन बोल रहे हैं, इर्द गिर्द के तीनों ममालिक जो है उनका एक मुश्तरका राब्ते का ज़रिया जो बने और वो एक मुल्क के तौर पर काम कर सकें, तो इसलिए ये बना। नेक्स्ट जी, नंबर 1 क्या पॉइंट है? After जी बेटा। after the after the French conference, the United Liberty Republic was established in 1798. After the fall of the Republic, Canton was united for the purpose of common safety and protection of their rebels. Can independence against all foreign aggression. The Congress of Vienna gave her recognition to peace consideration in 1918 Canton joined the consideration. In more French speaking cantons also joined it. During the internal civil war of 1848, the socialists and radical faced each other. हाँ जी, ये मैंने बताया कि एक सिविल वार भी इनकी हुई थी 1848 तक जारी था। 1848 में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। फिर उनके जो पहले वाले थे और रेडिकल थे, दोनों में इलेक्शन हुआ, रेडिकल जीत गए। जब वो जीते तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में आ गया। उन्होंने कोशिश की कि मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए कंट्रोल किस्म की डेमोक्रेसी बना लिया, तो वो उसमें कामयाब हो गए। फिर उसके बाद बाज़ाब्ता एक मुल्क के तौर पर, उससे पहले जो मैंने जिक्र किया था, ये लफ्ज़ यहाँ कुछ और तरह लिखा है, एच है पहले, HLVETIC, हैवलिक रिपब्लिक, एक रियासत कायम हुई थी 1798 में। वो कुछ अरसे बाद ख़त्म हो गई। फिर ये उसके बाद कंटोन्स ने स्विस जो है नाम से इकट्ठा होना शुरू किया। तो उसका क्या कॉमन पर्पस क्या था कि सेफ्टी, प्रेजेंटेशन ऑफ देयर लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ऑल फॉरेन अग्रेशंस, के बाहर के मुल्क को कोई अग्रेशन करें तो हम इकट्ठे होकर फाइट करें। लेकिन बेसिकली उन्होंने फौज कोई नहीं बनाई। दी कांग्रेस ऑफ वियना गिव रिकॉग्निशन टू स्विस कॉन्फेडरेशन। कांग्रेस जो वियना की थी उसने पहली दफ़ा स्विस कॉन्फेडरेशन को रिकॉग्नाइज दे दी और 1815 में 6 कंटोन ज्वाइन दी कॉन्फेडरेशन, पहली जो थी। 3 मोर फ्रेंच स्पीकिंग कंटोन्स आल्सो ज्वाइन इट। ये आस्ता आस्ता मैंने कहा प्रोसेस होता रहा। पहले 3 थी, फिर 6 हो गई, फिर 3 और से फ्रेंच लेवल की आ गई, 10 टोटल बन गए, फिर 13 बन गई, 13 काफ़ी अर्सा चलती रही। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता इजाफा होता है। इस वक्त हमारे पास है 23 और फिर 3 हाफ जो मौजूद है। तो ये रेडिकल का मैंने बताया कि 1848 में जो इलेक्शन हुए तो उसमें रेडिकल जीते और उन्होंने पहला काम ये किया, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। जी जी बेटा, ये आंसर पढ़े। The victory of radicals set the stage for the transformation of Switzerland into federation, and Constitution of 1848 was proclaimed. In 1874, a total revision of the Constitution was added to solidify the central government and to make Switzerland a true federation. Since then, Switzerland is a federation of 26 units, but a legacy of history still continues to be termed as confederation. All the cantons are non-sovereign unit of the Swiss federation. ये वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि कॉन्फेडरेशन होती, अगर वो सावन स्टेट होती
फिर वो मिलकर एक यूनियन बनाते तो कॉन्फेडरेशन होती है। उन्होंने कॉन्फेडरेशन रख तो दिया, लेकिन जब अपनी सॉवरेंटी उन्होंने विड्रा करके फेडरेशन को दे दी तो फेडरल स्टेट बन गई। लेकिन एक रवायत चलती आ रही थी कि नहीं जी ये कॉन्फेडरेशन है, उस रवायत को उन्होंने काफ़ी अरसा बरकरार रखा, लेकिन प्रैक्टिकली जब मुश्किल होगी तो उन्होंने फिर इसको बाद में ख़त्म कर दिया और फेडरेशन डिक्लेयर कर दिया अपने आप। जी, डिवीजन ऑफ पावर, इस पर थोड़ी सी बात करें। Division of powers. The Swiss constitution distributes the powers of federation and cantons in fully federal ways. The federal government exercises those powers which have been granted to it by the constitution, and the legislative powers left to cantons. The cantons enjoy autonomy in respect of the legislation and administration of all those subjects which have not been given to Federation. The Federation has been given power to respect of subjects of national interest and importance. The Federation which includes defense, foreign trade, railway, post and telegraph, banking and commerce, currency and nationalism itself. ये जो कॉन्फेडरेशन बनाई हुई डिवीजन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे बड़ा काम ये कंटोन और फेडरेशन में पावर की तकसीम कर दी। यही काम सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का होता है कि सेंटर और सूबों में वो पावर की तकसीम मुस्तर तौर पर करे। तो वहाँ कंटोन और फेडरेशन थी, दोनों में पावर की तकसीम इस तरह हो गई कि दोनों फिर एक रियासत के तौर पर काम करना शुरू हो गए। और ये आप देखें कि यहाँ उन्होंने फेडरल को, फेडरेशन को बहुत ज़्यादा पावर दे दी है। अमूमन तस्वर ये होता है कॉन्फेडरेशन में तो होते ही 2-3 पॉइंट है, दफा का होगा, बैरूनी तजारत होगी, करेंसी होगी, ठीक है, कि कहेंगे जी ये किश्त मुश्तरका तौर पर चला लेते, या खारजा अमूर है तो ये इकट्ठे ये कॉन्फेडरेशन के ज़िम्मे होगा। लेकिन फेडरेशन के तौर पर प्रैक्टिकली उन्होंने रखा, नाम कॉन्फेडरेशन रखा लेकिन प्रैक्टिकली फेडरेशन के तौर पर था। अब सब आप सब्जेक्ट गिनने की शुरू करेंगे क्या क्या चीज़ें थी उसमें, उन्होंने क्या क्या, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, बैंकिंग, कॉमर्स, करेंसी, नेशनलाइजेशन, इतने शुबे उन्होंने फेडरेशन को दे दिए। तो बेसिकली फेडरेशन से भी बढ़कर कुछ चीज़ें उनके पास आ गई, इसीलिए वो रियासत कायम रही है। अगर कॉन्फेडरेशन रहती तो कहीं ना कहीं इख्तलाफात होते रहने थे और वो उन्होंने सावन स्टेट ने अलग होते जाना था। तो ये एक मुल्क को इकट्ठा करने का जरिया फेडरेशन बन गई। तो ये हमारा डिवीजन ऑफ पावर पर था। थोड़ा सा आगे करें, ये उसी को आगे बढ़ाना है। जी मारिया बेटा। The cantonal government look after law and order, elections, construction of public works, highway, local government, public education, etc. There is a concurrent list which includes industrial conditions, insurance, regulation of press and education, highways, etc. Both the federal and cantonal governments can make the laws in concurrent list. However, in the case of conflict between the federal law and cantonal laws, the federal law will prevail over the cantonal. ये एक जो इख्तियारात की बात पीछे हो रही थी डिवीजन ऑफ पावर की, उसी को आगे बढ़ा रहा है कि कंटोनल गवर्नमेंट जो उन्हें क्या इख्तियारात हैं, तो वो लॉ एंड ऑर्डर में खुद मुख्तार हैं, इलेक्शन में है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वर्क्स में है, हाईवे में है, लोकल गवर्नमेंट्स में है, पब्लिक एजुकेशन में। तो ये शुबे उनके हैं। जिस तरह हमारे मुल्क में 3 लिस्टें हैं, 3 लिस्टों से मुराद क्या है कि एक फेडरल लिस्ट होती है जिसमें फेडरेशन जो है वो कानून साजी करती है, एक प्रोविंशियल लिस्ट होती है जिसमें सूबे कानून साजी करते हैं, एक मुश्तरका लिस्ट होती है जिसमें सूबे भी कर सकते हैं और मरकज़ भी कर सकता है। वहाँ भी उन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट रखी हुई है जो कंटोन कर सकते हैं और फेडरेशन कर सकती है। अगर कोई इख्तलाफ हो कॉन्करेंट लिस्ट में कानून साजी पर, तो फेडरल जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा और कंटोनल जो है वो नहीं प्रिवेल करेगा। और ये बात पिछले हम जब कर रहे थे अदालती इख्तियारात की, तो वहाँ भी ये बात आई थी कि अदालत में भी जाएंगे तो वो कंटोनल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ दे सकते हैं करार, फेडरल लॉ अगर पास हो गया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं करार दे सकते। जी, ये एक फीचर पहले भी फीचर में भी ये बात आई थी, लेकिन यहाँ फेडरेशन में भी ये जिक्र आने लगा है। इसके दूसरे पहलू के हवाले से अभी मैं जिक्र करता हूँ, आप पढ़े पहले। जी बेटा, कोई और है भाई? दोनों के अलावा भी कौन कौन है? कोई भी नहीं।
जी Rigid constitution. The rigid constitution is another feature of the federation. The Swiss constitution is also a rigid one and the federation cannot amend it easily. No amendment can be made without the approval of both Swiss electorates and the cantons. There are two methods of amendment. It can be amended on the proposal of the Federal Assembly or initiative of people. In both cases, ratification in referendum is necessary, which are as under. हाँ जी। अब ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है कि तरीक़ेकार बड़ा सिंपल नहीं है, एक अजीबोगरीब तरीका है, यूनिक मेथड है, दुनिया में कहीं और नहीं है इस तरह के इनिशिएटिव का। इनिशिएटिव बार ये लगता है कि लोगों को पावर ज़्यादा है, लोग चाहें तो उसमें आइन में तब्दीली ला सकते हैं, एक अच्छा फीचर है ये। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएं, फिर वो कोई अमेंडमेंट का तकाजा करें, फिर वो पार्लियामेंट में जाए मसला, पार्लियामेंट भी उनसे इत्तेफाक करे और उसे रेफरेंडम के लिए हवाले कर दे कि रेफरेंडम हो जाए, पास हो जाए तो असम्बली डिज़ाल्व हो जाए, फिर नई असम्बली आए, फिर वो उस पर अमल दरामद करे जो लॉ पास हो गया। तो ये सूरत हाल इसको रिजिड बनाती है कि इसमें तख़ीर लगती है, देर होती है। दूसरी प्रपोजल का तरीका क्या है कि पार्लियामेंट जो है खुद ही कोई लॉ बनाए और उसे फिर रेफरेंडम के लिए भेज दे, क्योंकि हर अमेंडमेंट के लिए ज़रूरी है कि रेफरेंडम के लिए जाए, पीपल एट लार्ज जो है उसकी रेक्टिफाई करें उस अमेंडमेंट को। और फिर यहाँ हमारी तरह ये नहीं है कि कोई एक तरमीम की बात होती है, जब भी उसमें दो चार तरमीम वो इकट्ठी तजवीज़ करते हैं तो नए आइन का नाम दे देते हैं कि ये जी फलां साल का आइन है, हमारा 73 का आइन इसीलिए अभी तक बरकरार है, उसमें 25-26 जो है तरमीम आ गई हैं और भी आती जाएंगी, नंबर उनके बढ़ते जाएंगे, लेकिन वो तरमीम होंगी, आइन बेसिकली वही होगा। लेकिन वो कुछ अरसे बाद जब वो बहुत ज़्यादा तरमीम इकट्ठी हो जाए तो नए सिरे से जब वो करते हैं रेफरेंडम तो उसको कहेंगे जी ये नया आइन आ गया, क्योंकि उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी। इसी तरह ये जो उनका है कि रेफरेंडम के लिए हवाले करना और इनिशिएटिव का पहलू, ये जहाँ एक तरफ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है असूली तौर पर कि हर चीज़ के लिए अवाम की राय ली जाए, और वो जमहूरी मुल्क है, वहाँ रवायत मुस्तक है, वहाँ बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन यही बात पाकिस्तान जैसे मुल्क में करें जहाँ बहुत ज़्यादा रेसिकल और बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल मसाइल हों, तो बहुत मुश्किल है कि दोबारा हर 2, 4, 10, 20 साल बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन आ सके। तो इसलिए ये चीज़ वहाँ जो है प्रैक्टिकली इतनी महसूस नहीं होने होती, लेकिन जो एज ए डेफिनेशन, एज ए फॉर्म, इसको हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं स्विट्ज़रलैंड को। जी नेक्स्ट, ये उसी चीज़ को आगे बढ़ाया है। पहला क्या है, इनिशिएटिव बाय पीपल, दूसरा प्रपोजल बाय असेंबली। हाँ भाई, कोई और पढ़ेगा? जी बेटा हसाना। If the Federal Assembly wishes to affect the total or partial revision of Constitution, it can propose amendments in the manner or an Constitution is submitted to the referendum for ratification. The proposal is ratified by majority of valid votes and by majority of votes in majority of the cantons when the revision or amendment is deemed to be adopted. The full canton has one vote rising after the house. वो सारी सूरत जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें आ गई हैं। कि दूसरा मैंने पहले जिक्र किया कि दो तरह होता है कि एक असेंबली की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम है उसकी प्रपोजल पर अमेंडमेंट होती है, एक लोगों के इनिशिएटिव पर। लेकिन दोनों सूरतों में रेफरेंडम के लिए जाना ज़रूरी है। पार्शल के लिए इतनी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो बहुत ज़्यादा तब्दीली होती है, टोटल किस्म की रिवीजन होती है, उसमें लाजमी बात है कि रेफरेंडम के लिए जाए। जी, ये वही बात दोहराई जा रही है। Proposal by the people. The Constitution can be revised solely or partially in the initiative of voters themselves. At least 50,000 citizens have right to submit a petition proposing revision of the Constitution. The following procedure is prescribed for this purpose. अब इसमें पहले तो ये मैंने पहले भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल में बड़ी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। ये 50,000 की ज़रा 1 लाख सिटीज़न लिख लो। अब 1 लाख है, कम से कम 1 लाख, ठीक है। उसके बाद ये क्या है कि प्रपोजल बाय पीपल जो आएगी, 1 लाख उस पर साइन करें पिटीशन पर, वो पिटीशन जो है
फिर आगे सफ़र करेगी और उसे उसका बाकी तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाएगा। वो क्या तरीक़ेकार है, ये अगर यहाँ से जी बेटा। Point A, if 1 lakh voters submit a petition to the Federal Assembly for a total revision, then the Assembly refers the proposal to the popular vote. If it is approved by majority vote, such elections are held for Assembly. The new Assembly then proceeds with the revision of the Constitution. The revised Constitution is again put to referendum. It is put into the fourth and certified by the majority of the voters in majority of the content. Point B. If any partial revision is demanded by 1 lakh citizens, the A is known to pose is put up in general terms or in the complete details. In the first case, it is known as unformative initiative and it is later called it is termed as formative initiative. अब दो लफ्ज़ आगे, अनफॉर्मुलेटिव इनिशिएटिव और फार्मुलेटिव इनिशिएटिव। और पहले में क्या बात आ गई कि उसमें फोर्स जो है वो तब मिलती है जो उसमें लीगल फोर्स उस वक्त मिलेगी जब वो रेटिफाई आवाम की तरफ से हो जाएगा मेजॉरिटी वोट से। तो ये दोनों सूरतें हम पहले कर चुके हैं, टोटल रिवीजन पर भी, पार्शल रिवीजन पर भी। तो अब इसमें थोड़ा सा सिर्फ एक वजाहती बयान सा ये समझे, उसके बाद नेक्स्ट करें जी बेटा। If the proposal is made in general terms, the Assembly is agreed with proposal. It formulates an amendment along the line indicated in the petition and puts it for registration in the referendum of the people. If Assembly doesn't agree with the proposal, it also puts it in the referendum of the people. If approved, then the Assembly proceeds to draft its stably and then gets it decided by the voters and canton. Proposal is made to the specified term and Assembly agrees to it. It is submitted for ratification by majority of canton. If the Assembly disagrees with the proposal, it is submitted to the referendum for rejection. It is also submitted along with the counter proposal for approval by the voters. अब इसमें नई बात कोई नहीं, जो ऑलरेडी हम दोहरा चुके हैं, उसी में सिर्फ एक दो बातें जो अजाफी आपको नज़र आ रही हैं, थोड़ा सा मैं उनका जिक्र कर देता हूँ कि ये जो प्रपोज़ल होती है, जब ये एग्री हो जाए तो फिर वो रेटिफिकेशन के लिए मस्त जानी है, ये हम कर चुके हैं। एक बात ज़रा वजाहत से मैं नहीं कर सका कि रेटिफिकेशन बाय दी वोटर्स, कि वोटर्स इसकी रेटिफाई करते हैं, लेकिन एक और कंडीशन भी, कोई भी ला कंटोन की मर्जी के खिलाफ नहीं बन सकता, कंटोन की अक्सरियत की तइद भी उसे मिले, उसका भी रेटिफिकेशन की ज़रूरत है। और कंटोन की अक्सरियत उसको पास कर देगी तो तब वो फेडरल लॉ बनेगा, अदरवाइज नहीं है। इसलिए रेटिफिकेशन दो तरह की है, एक पब्लिक की तरफ से, एक कंटोन की तरफ से। ये बात ज़हन में रखनी है, इसका जिक्र करना। तो ये जो सूरत है, इसमें वोटर्स की जो हो जाता है रेफरेंडम में, तो वो समझा जाता है जी ये अब इसके खिलाफ नहीं जाना। लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि बाज़ कंटोन अगर ये कह दें कि हम इनके खिलाफ हैं, इसको रेफरेंडम के लिए भेज रहे हैं, तो साथ वो काउंटर प्रपोजल भेजेंगे कि हम ये चाहते हैं कि ये प्रपोजल पास हों, वो प्रपोजल ना पास हों, तो वो प्रपोजल फिर भी साथ पेश होंगी आवाम के सामने, जिनमें जो उसमें से पसंद करेंगे वो फिर उसे रेक्टिफिकेशन मिल जाएगी। जी ये पढ़ें। Bicameral legislation. This constitution also provides for bicameral legislation. There are two houses. The upper house, which is named on the basis of the representation of all units, and the small unit. अब ये आपके सामने आ गया कि बाई कैमरल का लफ्ज़ पहले भी आया था, दो हाउसेज हैं। दोनों हाउस अमूमन जहाँ दो हाउस हो, क्या होता तरीक़ेकार, एक होता है पीपल की नुमाइंदगी, वो रिप्रेजेंट करता है लोगों को, और वोटों का एक तादाद मुकर्रर होती है, लोग डायरेक्ट वोट वहाँ से लेकर उस असेंबली का रुकन बनेंगे। जबकि सेनेट जो है वो यूनिट का नुमाइंदा होता है, यूनिट के वोटर की तादाद मुकर्रर होती है मेंबरान की,
फुल कंटोन वहाँ 2 है और हाफ कंटोन 1 है सेनेट के लिए। तो वहाँ एक और लफ्ज़ आया है जो पहले भी हम कई जगह कर चुके हैं लेकिन दोबारा जिक्र कर देते हैं। अडल्ट सफरेज, सफरेज क्या होता है? राय दही। अडल्ट क्या है? बालग राय दही की बुनियाद पर, पॉपुलेशन के बालग राय दही की बुनियाद पर जो असेंबली मंतखब होती है उस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं या लोअर हाउस कहते हैं। और अपर हाउस सेनेट जो यूनिट की बुनियाद पर होता है कि एक यूनिट जो है उससे कितनी सीटें हासिल है, वहाँ से नुमाइंदे लेकर वो बनते हैं। तो बाई कैमरल लेजिस्लेशन का यहाँ कॉन्सेप्ट आपने दोबारा जिक्र करना है। अगर फ्यूचर में हो चुका है तब भी ये फेडरेशन अब कैसे मुकम्मल होती है, कैसे काम करती है, इसका यहाँ जिक्र भी बनता है। डबल सिटीजनशिप। जी बेटा। For a federation, double citizenship is necessary. The Swiss constitution grants a uniform citizenship of Switzerland to all the people. In addition to it, the people have the citizenship of canton to which they belong. Simply, the Swiss constitution accepts the principle of double citizenship. ये डबल सिटीजन का रखा है उन्होंने। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ स्विट्जरलैंड में बड़ा यूनिक किस्म का है जी। वो कंटोन के भी सिटीजन है, जो कंटोन का सिटीजन है फेडरेशन का भी। बाकी ममालिक में है लेकिन वहाँ इस तरह अलहदा नहीं तकसीम, सिंगल सिटीजन कहा जाता है कि एक मुल्क का जो शहरी है वो सारे मुल्क के हर इलाके का शहरी है। तो इसी तरह डोमिसाइल का हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट है कि डोमिसाइल क्या होता है कि ख़ास इलाके की रिहाइश शो करता है कि फ़लाँ इलाके में रिहाइश है। बाज़ बड़े रिमोट एरिया होते हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रियायतें रखी होती हैं। तो बस दूसरे इलाकों के लोग वहाँ का अगर डोमिसाइल बना लें तो वो रियायतों से फ़ायदा उठा लेते हैं, जिन्हें आगाही होती है, जिन्हें शऊर होता है, जिन्हें पता होता है कि ये फ़ायदा मिल सकता है। अमूमन आज़ाद कश्मीर की बहुत सी सीटों पर इसी तरह होता है। अंदरून सिंध की सीटें थी या इसी तरह बहुत कबायली इलाकों की थी, तो वहाँ डोमिसाइल वगैरह का करके लोग फ़ायदा उठा लेते थे। तो ये बाकी मुल्कों में यही कॉन्सेप्ट है कि सिंगल सिटीजनशिप होती है। सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में आपको डबल सिटीजनशिप का बाकायदा क्लास नज़र आएगी और हर एक की अलग शुमार किया जाएगा। नेक्स्ट। Federation's guarantees and obligations. The Federation guarantees to the cantons their territory, their sovereignty, their constitutions, their liberty and rights of their people, and the constitutional rights of the citizens, and the rights and powers conferred by the people on the authorities. The federal government can take any necessary measures to enforce those guarantees. This could include, in the case of extreme emergency, the raising and using the troops. The cantons must submit all new constitutions or modifications of the constitution to the federal government for its approval. Approval may be given or may be denied. In general, a cantonal revision is acceptable if जी आप पढ़ें। अब ये जो है ना, ये सारी चीज़ें पहले जिक्र आ चुका है, नई इसमें कोई नहीं है, इसलिए इसको दोबारा नहीं मैं समझाने लगा। ये पढ़े। if it contains nothing contrary to the provision of federal constitution, it assures the exercise of political rights according to republican form, and it has been accepted by the people and can be amended when an absolute majority of citizens so demanded. There are several other obligations that the Constitution imposes on the cantons in order to eliminate threat to federation. The Article 13 declares no canton or half canton can maintain a standing force of more than 300 troops without the permission of federal government. Moreover, if a dispute arises between two cantons, they shall not take any action, but shall submit to federation of decision. In the case of foreign threat, the canton shall invoke the assistance of the federation. Any decision declined by federal agency in civil cases in one canton are enforceable throughout Switzerland. हाँ जी, ये एक थोड़ा सा अख्तियार दिया हुआ है कंटोन के 300
अफराद पर मुस्तकिल अपना ट्रुप बना सकते हैं जो ज़रूरत के मुताबिक उनकी मदद करे, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा करना है तो फिर फेडरेशन को लिखेंगे, फेडरेशन इजाज़त देगी तो है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा जिक्र आ गया कि वो एक नॉन मिलिट्री अपना स्टेट है, उसमें बाकायदा फौज है ही कोई नहीं। कल भी हमने जिक्र किया था, मलेशिया वो खड़ी कर लेते हैं, लोगों की ट्रेनिंग होती है, जब जरूरत होती है खड़ी कर लेते हैं, और उसका भी मकसद मुल्क को डिफेंड करना रखा है, लेकिन डिफेंड करने की नौबत ही नहीं आती। वो अंदरूनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का नौमान की हद तक काम है वो काम करते हैं। MCQs ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड। नंबर 1, जी बेटा पढ़े। Do you agree or disagree these statements? Number 1. In their nature, the social goals enumerated in the Swiss constitutions are similar to as principle of policy in Pakistan Constitution 1973. Number 2. The social goals in Swiss constitution do not constitute the right of the people. Number 3. The people do not enjoy the right to get these enforced by the state. Option A, agree. Option B, disagree. Option C, agree with 1 and 2. Option D, agree with all of these. हाँ जी, ये ऑप्शन हमने दिए हैं। इसमें पहले तो स्टेटमेंट को समझ लें कि ये जो दिए हैं ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं। उनमें एक है सोशल गोल्स, इस नाम से उन्होंने बहुत चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं। तो उसका स्टेटस ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का, कि जिक्र तो है लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो यहाँ भी वो जिक्र तो है, वो पे उनकी एक रहनुमाई का काम ज़रूर करते हैं, लेकिन ये कहना है कि वो बाकायदा रियासत के ज़रिए उसे काबिल नफाज बनाया जा सकता है, ये बात नहीं है। तो वो तकरीबन इससे सिमिलरिटी है, उसका स्टेटस ऐसे ही है जैसे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का हमारे 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसके साथ दूसरा पॉइंट जो है कि सोशल गोल जो है वो राइट क्रिएट नहीं करते, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो गोल्स है, मकासद है जिन्हें टारगेट सेट करके पूरा करने की कोशिश करनी है। उन्होंने लाजमी तौर पर कोई शहरी उनको बुनियाद बना पर कोर्ट में नहीं जा सकता जी मेरा ये हक है मुझे दिया जाए, लेकिन रियासत अमूमन उनके उन सोशल गोल जो है ना पूरा करने की कोशिश ज़रूर करती है। उसके मुताबिक पॉलिसियाँ ज़रूरत है, बहुत से राइट उन्होंने पूरे किए, उसमें बहुत से गोल के लिए लेजिस्लेशन मौजूद है और उस पर अमल दरामद भी होता है, लेकिन एज ए राइट उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट भी यही है कि वो स्टेट के जरिए नहीं हो सकता। तो आपका जवाब क्या होगा? एग्री, डिसएग्री, एग्री विद 1 and 2, एग्री विद ऑल ऑफ दिस। मेरा लिए ये सारे ही दुरुस्त है और डी ऑप्शन जो हमारा है वो दुरुस्त होगा, एग्री विद ऑल ऑफ दिस। जी ये पढ़े भाई। Is it true that every canton has constitution of its canton? True, not true, maybe. True है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज कंटोन्स, क्या ये दुरुस्त है कि हर रियासत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है? ट्रू, नॉट ट्रू, मे बी। कौन बताएगा? हसाना बेटी आप। ट्रू है, ट्रू है कैसे? हर कैंटन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अभी हमने जिक्र किया था कि हर रियासत में कॉन्स्टिट्यूशन अपना है, वो सावन स्टेट नहीं है, नॉन सावन स्टेट है, लेकिन वहाँ यही फीचर उनका अजीबोगरीब है कि कंटोन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे मुल्क में अपना कॉन्स्टिट्यूशन किसी सूबे को हासिल नहीं है, लेकिन सूबाई कवानीन होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने उसको बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया हुआ है। तो ट्रू है ये स्टेटमेंट, जवाब दुरुस्त है ये आपका। जी बेटा ये कौन पढ़ेगा? The laws and amendments of the Constitution by their legislature mayors put to the referendum become operational only when the fourth majority of them not made. क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? हुआ ट्रू है, हाँ जी ट्रू है, क्योंकि जब तक एक मेजॉरिटी वोट से वो रेफरेंडम में पास ना हो जाए अमेंडमेंट, वो ऑपरेशनल नहीं होगी। ऑपरेशनल उसी वक्त में होगी जब रेटिफिकेशन उसे मिल जाएगी। नेक्स्ट। Do you agree that in case of constitutional amendment, holding of referendum is compulsory, but in case of ordinary registration,
It is optional. It is held only when one of both makes a demand for its referendum. Agree, ये disagree, हाँ जी, ये क्या है agree. जी? तो ये भी ए वाला ऑप्शन है एग्री. एग्री हैं आप? चलो भाई, यस ठीक सर. है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बातें हम कर चुके हैं जी। नेक्स्ट। Do you agree that these statements? Decision of the referendum is not final. Referendum is a negative device by which people cannot rectify the errors of the federal body. Initiative is the positive device by which people can ensure desired constitutional changes. Agree all of above, not to one and two, not to all of the above. ये कौन सा ठीक है? Not to one and two. नॉट ट्रू 1 एंड 2। क्यों भाई, कोई दूसरा बताएगा? Not true 1 and 2 here. चलो मान लेते हैं भाई, ज्यादा लोगों की अक्सरियत जो है तइद कर रही है, तो मान लेते हैं जी। In which of the Constitution the Switzerland described as a confederation? 1848, 1874, 1999. किस में कॉन्फेडरेशन डिक्लेयर किया गया था? 48, 1848. 74, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मैंने। ये फिर 99 में उन्होंने इसको फेडरेशन में दोबारा लाए थे जी। In the Constitution, the Switzerland described as a federation directly. 1848, 1874, 1999. हाँ जी, ये डायरेक्ट तौर पर उन्होंने कहा जी ये फेडरेशन है। कब हुआ था ये? लफ्ज पर गौर करना है आपने। पहले नहीं था फेडरेशन, पहले कॉन्फेडरेशन कहलाती थी। काफी अरसा वो कॉन्फेडरेशन कहलाती रही, लेकिन काम फेडरेशन के तौर पर करती रही। लेकिन डायरेक्ट तौर पर किस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया? 1999 में. बिल्कुल ठीक है आपकी बात। नेक्स्ट। The Swiss Federation consists of how many cantons? 23, 26, 20 cantons. कौन सा दुरुस्त है? 26 वाला दुरुस्त है, लेकिन साथ ही वजाहत आपने क्या करनी है कि 23 फुल है और 3 हाफ है जी। Is it true that 26 cantons consist of 23 full cantons and 3 half cantons? ये बनाने के लिए कि उसको इतना वाजिया नहीं किया गया था, इसमें ज्यादा वजाहत से आ गया, ये ज्यादा दुरुस्त है। हाँ जी, क्या है इसमें, ट्रू है या नॉट ट्रू है? True है. ट्रू है, क्योंकि वो तो हम कर चुके हैं ये बात जी। Which statement is true? The total vision of the Constitution was born by the objective of making Switzerland a centralized federation by the eliminating the weakness of 1848 Constitution. In 1999, total vision has been given this attempt to the federation to not to both are true. हाँ जी, कौन सी बात दुरुस्त है दोनों में से? Both are जी, बोथ आर ट्रू, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट भाई। comment these statements are true or not. Swiss system is a mixture of parliamentary and presidential system. These are a close relation between Swiss legislation and executive. The executive for the state in legislation. हाँ जी, Procedures, not true ये or maybe. ये ट्रू है, नॉट ट्रू है, मे बी है, क्या चीज है? तीनों चीजें, ये तीनों फीचर जो जिक्र आए हैं, ये गलत हैं या सही है? सर हमने कभी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन का इतना पढ़ा ही नहीं है. हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। फेडरेशन में थोड़ा सा जिक्र बहरहाल आया था कि एग्जेक्टिव चलाती है। ये कल हमने फीचर जब कर रहे थे उस वक्त बात आई कि प्लूरल एग्जेक्टिव है। 7 रुकनी जो एक उनकी काउंसिल है वो चलाती है मुल्क का निज़ाम, और 7 साल तक वो बरसर इक़्तिदार रहती है, बारी बारी वो सदर बनते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। इस हवाले से ये यहाँ आ सकता है फेडरेशन के साथ भी, क्योंकि कल इस पर बात हो चुकी है फीचर में जी।
तो मिक्सचर ऑफ पार्लियामेंट है प्रेसिडेंट, ये बात भी दुरुस्त है। पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लिमानी निज़ाम है, लेकिन प्रेसिडेंट मुंतखब होता है, तो प्रेसिडेंशियल का और इसका मिक्सचर है, तो ये बात दुरुस्त है। क्लोज रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव, ये भी बात दुरुस्त है। वो जो एग्जेक्टिव होते हैं ना साथ, वो जो कमेटी होती है एग्जेक्टिव काउंसिल होती है, वो साथ के साथ मुंतखब होते हैं लेजिस्लेचर में से, वो फिर बारी बारी सदर बनते हैं, नायब सदर बनते हैं। तो इस हवाले से ये एक मिक्सचर है पार्लियामेंट्री और सदारती निज़ाम का। और जो एग्जेक्टिव पार्टिसिपेशन है वो भी बड़ी वाज़ेह है। वो चूंकि पहले लेजिस्लेशन का हिस्सा होता है, फिर डिपार्टमेंट उनके पास होते हैं, मिनिस्टर के तौर पर काम करते हैं, सवालों के जवाब देने होते हैं, वो लेजिस्लेशन के इजलासों में भी शरीक होते हैं। इसलिए ये सारी स्टेटमेंट दुरुस्त है, ट्रू। जी नेक्स्ट। Which feature of this constitution is so the plural collegial executive? All executive powers of the federation are exercised by the 7 members federal government. All the 7 members collectively exercise powers under Article 177. The federal government shall take the same as a collective body. None of the above, all of the above. हाँ जी, क्या दुरुस्त है? All of the above. ऑल ऑफ अबव दुरुस्त है। ये चूंकि बारी बारी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, इसलिए ये इजी है मेरे हिसाब से। अगर ये अलहदा किसी जगह आए, पहले जिक्र ना हो, इतना लेक्चर ना हुआ हो, तो मेरा ख्याल है फिर थोड़ा सा सोच समझ का जवाब देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ऑल ऑफ अबव दुरुस्त है। नेक्स्ट। Which feature is shown the correct feature of plural executive? Every year, one of the 7 members is elected for the president and another as the vice president. Next year, the vice president becomes the president and a new member is elected as a vice president. So, every member elected as a vice president and president. The president performs all the functions of head of the state for 1 year. None of the above, all of the above. जी, इसमें क्या जवाब है? All of the above. ऑल ऑफ अबव ये तो बार बार हम कर रहे हैं ना, अगर से लेंथी नजर आता है, लेकिन यही सारी सूरत दुरुस्त है, इसलिए ऑल ऑफ अबव दुरुस्त है ये फीचर। नेक्स्ट। What type of Swiss parliament is? Unicameral, bicameral, tricameral? जी, क्या है? Bicameral. बाई कैमरा, ये भी अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, इतना मुश्किल नहीं है। जी नेक्स्ट। What are the names of houses of Swiss parliament? National Assembly, House of Representatives, Senate, only, none of above, only 2 and 3. जी Only 2 and 3. बिल्कुल ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली नाम है, और आम लैंग्वेज में वैसे ही लोग कहेंगे जी असेंबली है। बाद जगह उन्होंने नेशनल असेंबली कहीं नहीं लिखा, फेडरल असेंबली कहा है, क्योंकि फेडरेशन है इसलिए लोग कह देते हैं, लेकिन बेसिकली उनका नाम ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट है। जी नेक्स्ट। This statement is true or not? The lower popular national house with representative of Switzerland. The upper house with represent the cantons and their sovereign equality. None of the above, all of the above. ये भी बताएं। All of the above. ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट। How many seats for each canton in upper house of the Senate? 2 for each canton, 2 for each canton, 2 for each full canton, and 1 for each half canton. जी, कौन सा दुरुस्त है? Third wala, 2 for each full canton and 1 for half canton. हाँ बिल्कुल, 3 नंबर दुरुस्त है। ठीक है जी। नेक्स्ट। What is the tenure of the House of the Representatives? 4 years, 5 years, 3 years. ये बताइए। 5 years. नो। फोर ईयर है, ये भी थोड़ी देर पहले जिक्र आया था। 7 जो मेम्बरान होते हैं वो बेसिकली फिर 7 साल काम करते हैं, लेकिन जब भी नया इलेक्शन होता है तो वो 4 साल के लिए होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बाद। और ये सेनेट के लिए भी अलग क्वेश्चन आ जाएगा। 2 सवाल हमारे रह गए, ये पहला पढ़ें आप। Regarding the tenure of the हाँ जी। House depends on the canton. The member of the House and are not elected simultaneously. None of the above, all of the above. हाँ जी, ये क्या है? ये पहले से मुख्तलिफ है।
टेन्योर इसका सेनेट का फिक्स ही नहीं है उनका। क्या वजह है? यहाँ एक लफ्ज लिखा हुआ है, उनके इलेक्शन जो सेनेट के होते हैं वो सिमल्टेनियसली नहीं होते। सिमल्टेनियस से क्या मुराद है? एक साथ सारे उसके इलेक्शन, नहीं, ऐसे नहीं होता। वो कुछ मेंबरान जितने कम हो जाए उतने का इलेक्शन होगा, वो फिर बाकी चलते रहते हैं। जब उनकी मुद्दत खत्म होगी नए इलेक्शन उतने मेंबरान का हो जाएगा। इसलिए वहाँ ये कहना कि ये जी सिमल्टेनियसली होते हैं तो इतने साल की टेन्योर है, वो नहीं तस्वर। कुछ मेंबरान जो है कम हो जाते हैं उतने का इलेक्शन हो जाता है, सेनेट की कोई टेन्योर नहीं है। तो क्या अब इसमें जवाब क्या दुरुस्त हुआ? आला जी ठीक है, ये दोनों बातें दुरुस्त हैं, इसलिए आला फबाब हमने दुरुस्त कहा कि लास्ट वाला कर लें। Which power enjoys the state's federal legislation by both the houses? Legislation, executive, financial, judicial, none of the above, all of the above. हाँ जी, उनकी फेडरल जो लेजिस्लेचर है वो किन चीजों को एंजॉय करती है? फेडरेशन को पढ़ रहे हैं ना हम, तो वो किन चीजों को एंजॉय करती है? All क्या? of above. ऑल ऑफ अबव बिल्कुल दुरुस्त है। लेजिस्लेटिव है, ज़ाहिर है वो कानून बनाते हैं। एग्जेक्टिव है, मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। फाइनेंशियल, बजट वगैरह पेश करते हैं। जुडिशियल, जुडिशियल ऑलरेडी एक बहुत बड़ा फंक्शन है किसी भी रियासत का, वो भी वो एंजॉय करते हैं। तो ऑल ऑफ अबव ये दुरुस्त है। हमारा आज का ये ख़त्म हुआ MCQs वगैरह। बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल पेश होंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज इतनी कम तादाद हो गई है, पहले फिर भी 3-4 होते हैं, एक 2 ही रह गए। वेट कर लें कोई 2 मिनट या कैरी ऑन करें? नहीं सर, सिर्फ हम 2 ही हैं आज। पिछली क्लास में भी 2 ही थे। यस सर। अच्छा चलें, ठीक है। चलें फिर इसके क्वेश्चन निकालिए। अगर आपके पास बुक है तो आप पेज नंबर निकाल लीजिएगा 52, सॉरी 53। कर लिया ओपन आपने? अच्छा जी, तो आपने इससे क्वेश्चन के मतलब जो है वो व्यूज़ लाजमी देने हैं, जैसे भी हों, गलत हों सही हों, लेकिन आपने कुछ ना कुछ इस बारे में बताना ज़रूर है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ स्टोरी द बात सो सैड? किस वजह से ये स्टोरी इतनी परेशान कुन है? किस वजह से हमारे ऊपर जो है वो एक गमगीनगी जो है वो छा जाती है? हाउ डज जैनेट फ्रेम पोर्ट्रे द विल टू स्ट्रगल? कैसे उसने अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखी, कैसे उसने मुस्तकिल मिजाजी से जो है वो इस स्ट्रगल को कैरी ऑन किया, जारी रखा। जो उसके ऊपर तासुरात थे, जो उसके ऊपर परेशानियां थी, जो उसके ऊपर दुख और अलम के पहाड़ थे, उसको उसने कैसे टैकल किया, कैसे उनको इनकाउंटर किया, कैसे उनको फेस किया, क्या क्या एक्टिविटीज़ उसके लिए उसने परफॉर्म की। तो फिर से आपको बता दूं कि क्वेश्चन उसने 2 हिस्सों में पूछा है। पहला हिस्सा ये है किस वजह से ये स्टोरी इतनी सैड है, परेशान कौन है, और दूसरा ये है कि कैसे उसने इन परेशानियों का मुकाबला किया, कैसे उसने जो है वो स्ट्रगल की, कैसे उसने इनको फेस किया या इनकाउंटर किया। जी जी महमूद अहमद, आप बताइएगा। स्टोरी इसलिए सैड है कि जो बात में हमारे पास कैरेक्टर है उन्हें अपनी जिंदगी जो उन्हें अपनी जिंदगी लोनली लाइफ में ज़्यादा गुजारनी पड़ी थी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो उसके बाद उन्होंने ये भी फील किया कि उनको जिंदगी के लिए बिल्कुल स्ट्रगल करना।
जब उन्होंने उनके पास कुछ भी नहीं होता है उनकी हेल्प आउट करने के लिए, तो मतलब उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील किया, जिसकी वजह से ये स्टोरी एक सैडनेस क्रिएट कर। अच्छा, तो फिर स्ट्रगल उसने कैसी की, कैसे वो इन तमाम चीज़ों को उसने फेस किया? जी बताइएगा। उसने अपने लिए मतलब इतना ज़्यादा क्लियर नहीं मैंने स्टोरी में बताया था, लेकिन उसने फिर भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, रुक रही है शायद। अच्छा चलें, मारिया आप बताएं। पहले तो ये बताएं कि ये स्टोरी सैड क्यों है, और फिर ये बताएं कि उसने इस सैडनेस का क्या हल ढूंढा, क्या स्ट्रगल की इसके अगेंस्ट। सर ये स्टोरी इसलिए सैड होती है क्योंकि इसमें हम हेल्पलेसनेस देखते हैं कि जैसे जैसे एक तो वो लोनलीनेस में है ना, और दूसरा हेल्पलेसनेस है कि वो चाहती है अपने मतलब काम करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती, और फिर एक वो ओल्ड एज को जा रही है और उसके पास वो अकेली है, जो रूटीन के काम है वो भी उसके लिए स्ट्रगल बनते जा रहे हैं कि नहाना एक कितनी आम सी बात लगती है हमारे लिए कि बस नहाना है, तो वो उसके लिए वो भी इतना टफ होता जा रहा है। ठीक इसके है। अलावा एक वो जो जार उतारना होता है उसने, वो भी उसके लिए इतना डिफिकल्ट होता है, और वो मतलब सबसे ज्यादा पीस जो है वो अपने हस्बैंड की ग्रेव के पास उसको फील होता है, लेकिन वो फिर भी जो है उसको वापस अपनी रियलिटी की तरफ आना पड़ता है, उस शोर की तरफ जिस तरफ उसकी लाइफ असल में जा रही होती है। जी, तो फिर क्या क्या उसने किया इससे बचने के लिए, या इस सूरत हाल से निकलने के लिए, या इसको फेस करने के लिए? सर उसने हर चीज में स्ट्रगल किया ना, मतलब एक उसका फेयर है कि वो जब पहला उसमें स्टोरी में हम पढ़ते हैं कि वो फंस जाती है बाथ टब के अंदर, गिर जाती है और उठने की कोशिश करती है तो नहीं उठा जाता उससे। उसके बाद फिर भी वो दोबारा से जो है उसके अंदर वो डर है कि वो वहां फंस गई तो कोई उसकी आवाज तक नहीं सुनेगा, उसे कोई मदद भी नहीं करने आएगा निकालने के लिए, बट वो स्टिल जो है नहाने के लिए जाती है क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट है, डिमांड है उसकी लाइफ की। ठीक है। क्या इससे हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो क्यों दोबारा ऐसा करती है? क्योंकि जिंदगी चलती रहती है। हाँ ये ठीक है, ज़िंदगी चलती रहती है, बिल्कुल ठीक है जी, आपने अच्छी इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। यकीनन पहली बात तो ये है कि सैडनेस क्यों है, तो उसमें सबसे पहली बात लोनलीनेस है उसकी, दूसरी उसकी ओल्ड एज है, तीसरा उसका हेल्पलेसनेस है, तो चौथा वो जो सैड इवेंट्स, उसके जो खामद की डेथ है वो भी हो चुकी हुई है, तो वो भी उसकी जो यादें हैं वो भी उसको सैड करती हैं। ये काफ़ी चीज़ें मिला के ये बन जाता है कि हर तरफ से उसे कोई कंफर्ट नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, कोई उसकी ज़िंदगी के लिए कलर्स नहीं है ज़िंदगी के अंदर, और बिल्कुल एक ब्लैक एंड वाइट लाइफ जो है वो उसकी चल रही है, जिसमें किसी किस्म की भी कोई एक्साइटेशन नहीं है। इस वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वो एक तरह से एक सैड और मोनोटोनस हो चुकी हुई है। दुख और परेशानियों के सिवा कुछ नहीं है। इवन छोटे छोटे काम जब उसे परफॉर्म करने पड़ते हैं तो वो भी उसको जो है बड़े भारी भरकम और मुश्किल लगते हैं। तो इसी वजह से बेचारी जो है वो बहुत मुश्किल से चल फिर सकती है, बहुत मुश्किल से ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाती है, और ये उसकी हेल्पलेसनेस दिखाई गई है, जिसकी वजह से हर लिहाज से इसको देखा जाए तो इसका एक सैड इफेक्ट है। उसके साथ साथ ये है कि बजाय इसके कि ऐसा बंदा जो है वो कोई ओल्ड होम इख्तियार कर ले, या किसी को जो है वो हायर कर ले, या कोई और रिलेशन किसी के साथ बना ले, या यूं कह सकते हैं कि वो जो है वो इससे तंग आके सुसाइड कर ले, लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। उसने इन तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो क्रूशल मोमेंट्स थे, उनको फेस भी किया है, और बजाय इसके कि इसके साथ उसका इंसिडेंस भी एक हो चुका होता इस बात टब के अंदर,
लेकिन उसके बावजूद वो दोबारा स्ट्रगल करती है, क्योंकि उसने ये देखने वालों को, सुनने वालों को, पढ़ने वालों को ये मैसेज दिया है राइटर ने इसके थ्रू कि ज़िंदगी कभी भी थकने का नाम नहीं है। वो अर्नेस्ट हेमिंगवे एक राइटर हुआ है, जो उसने भी एट द एंड जो है वो सुसाइड कमिट किया था। तो उसकी कोटेशन है कि ये मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड, कि आदमी को तबाह किया जा सकता है लेकिन शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो सेम केस हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि वो बेचारी हर हवाले से ही हेल्पलेस है, लेकिन उसके बावजूद उसने कोई एक्टिविटी इसके अंदर ऐसी परफॉर्म नहीं की जो ये जाहिर करे कि वो मतलब इस दुनिया से फेड अप हो चुकी हुई है और जो है वो किसी भी वक्त जो है वो सुसाइड कमिट कर ले। लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, सब चीज़ों को उसने ब्रेवली फेस किया है और रिवाइज़ किया है, और फिर एट दी एंड रिवाइव किया है कि आखिरकार हमें दुनिया के साथ मिलना है, जैसे निज़ाम है वैसे चलना है, जैसे दुनिया के अंदर हल्ला गुल्ला है वैसे करना है, तो ही सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल है। इससे ना मेरे जहन में एक लतीफ़ा याद आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कि एक बादशाह था, उसको ना हाँप आया, बादशाह को हाँप आया कि भाई बरसात होगी यानी बारिश होगी, और उस बारिश का जो जो पानी पिएगा वो सारे पागल हो जाएंगे। अब बादशाह बड़ा परेशान हुआ। दूसरे दिन बादशाह ने अपने जो मिनिस्टर्स थे, जो वज़रा थे, उनको बुलाया और अपने दरबार के अंदर मीटिंग कंडक्ट की, और वो ख्वाब की तबीर जो बंदा बताता है उसको भी बुलाया और पूछा कि मुझे इस तरह का ख्वाब आया। तो उसने कहा कि भाई बिल्कुल ऐसा ही होगा, मतलब बारिश होगी, जो जो उस बारिश का पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। अब बारिश के इस ख्वाब की वजह से बादशाह तो परेशान था ही, उसने मिनिस्टर से, अपने वज़रा से जो सजेशंस ली कि भाई इसका क्या सलूशन है, क्या किया जाए इसके लिए। तो आखिरकार जो मीटिंग के बाद डिसीजन हुआ कि भाई जो सल्तनत है, जो स्टेट है, उसके अंदर जो अनाउंसमेंट करवा दी जाए कि भाई फ़लाँ दिन को या इतने ड्यूरेशन के दौरान कोई भी इस तरह की बारिश वगैरह होती है तो उसका पानी कोई ना पिए। ऐलान हो गया जी पूरी सल्तनत के अंदर, पूरी स्टेट के अंदर, भाई बारिश होगी, इसका पानी किसी ने नहीं पीना। अब लोगों को एक आम राय ये होती है कि जिस तरह से, जिस साइड से, जिन कामों से इंसानी तबीयत को रोका जाए ना, ये उधर ज़्यादा माइल होते हैं, ज़्यादा विलिंगली उधर जो है वो लोग मूव करेंगे। अब लोग इस बात पे हैरान थे कि पता नहीं इस बारिश के पानी के अंदर क्या है, कौन सा छुपा ख़जाना है जो हमारी आंखें देखने के काबिल हो जाएंगे, ये हमें मिल जाएगा अगर हम ये पानी पी लेंगे। तो बारिश होती है, जिसने नहीं भी पीना था ना वो भी पी लेता पानी। अब रियाया के मेजॉरिटी लोग पागल हो जाते हैं, यूँ कह लो कि 80% 90% लोग जो पागल हो जाते हैं। अब सारी रियाई पागल हो गई है तो बादशाह दोबारा जो है वो अपने मिनिस्टर को बुला लेता है। तो दोबारा उनके साथ मीटिंग करता है, तो कहता है भाई ये क्या हो गया, ये तो सारी की सारी कौम ही पागल हो गई है, तो अब क्या किया जाए। तो मिनिस्टर ने कहा कि भाई बादशाह सलामत, अब जो है वो कोई जगह ढूंढे जहाँ पे वो पानी को थोड़ा बहुत उस बारिश का बचा हुआ हो। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि भाई अब वो पानी हम भी पी लेंगे, क्योंकि अगर हम अब पिएंगे तो फिर इनके साथ गुजारा है, वगरना अब हमारा इनके साथ गुजारा नहीं होना। तो कहने का मकसद ये है, ये सारी बात बताने का कि ज़िंदगी के जैसे मर्ज़ी हालात आ जाएं, फिर भी आखिरकार ये ज़िंदगी जीनी ही पड़ती है, ये ज़िंदगी को गुजारना ही पड़ता है। और उसके लिए हमें जो है वो अपनी नाकामियों का, अपनी जो खामियां हैं, अपने जो गुज़रे हुए टेंस जो इंसिडेंट्स हैं, अपने जो लॉसेस हैं, उनको फॉरगेट करना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है, उनको इनकाउंटर करना पड़ता है। अदरवाइज़ तो ये और ज़्यादा मुश्किलात पे मुश्किलात जो है वो बढ़ती जाती हैं। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे इस लेडी ने भी किया है, इस खातून ने किया है कि उसने बाद में ये डिसाइड कर लिया कि करेजली से जो है वो करेजियसली इनको फेस करना है और जैसे भी हो एडजस्ट करना है। और वो आखिरकार इसमें एडजस्ट कर गई। जिन चीज़ों को वो पहले थक चुकी थी उन्हीं को ही वो दोबारा करती है, लेकिन अब उसके चेहरे पे या अब उसके जिस्म पे वैसे असरात
नहीं होते, ना थकन के, ना परेशानी के, ना वो फेडअप होती है। उन्हीं कब्रों पर जिनको पहले जाती थी तो वो बहुत परेशान होती थी, सोचती थी काश मैं भी जल्द से जल्द इधर आ जाऊँ। बाद में उसके ऊपर ये वाला एहसास नहीं रहता। तो कौन करेगा इसकी रीडिंग, इस क्वेश्चन के आंसर की? थोड़े ही क्वेश्चन हैं इसके। महमूद अहमद आप करें। इसके आंसर की रीडिंग करें। चलो जी, मैं रीडिंग कर देता हूँ, आपने अगर नहीं करनी तो। द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी द बाथ इज एन ओल्ड वुमन. The writer has not mentioned the actual age of the woman, but we come to know that woman is old through her inabilities to do even trivial activities like picking jam jars. The lady lives alone as her husband has died 17 years ago. एज नहीं बताई, लेकिन हमें उसकी एक्टिविटीज से पता चल जाता है इसकी एज कितनी है। यानी उसको जो जैम का जार है वो उससे जो है वो उतारना मुश्किल होता है। इवन वो डरती है जब बाथ टब के अंदर जाती है कि मेरा बाद में इधर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी उससे मुश्किल में होती हैं। और इसके अलावा ये भी है कि 17 साल उसके हस्बैंड की डेथ को हो गए हैं, तो यकीनन ये बूढ़ी ही होगी, कोई इतनी जवान तो हो नहीं सकती। We are also told her nephew and niece also visit her once in blue moon to spend holidays with her, but mostly she lives alone and fears of her loneliness. और एक उसका भतीजा जो है और भतीजी बताई है, वो कभी कभार जो है वो गर्मियों के सीज़न में जो है वो आते हैं यहाँ पे छुट्टियाँ गुजारने। तो इसके अलावा वो ज़्यादातर वक्त तन्हाई में गुजारती है। The old lady spent a boring life. The only activity she takes part is vesting the grave of her husband. For that she prepares especially and buys bunch of flowers and take bath. एक ही एक्टिविटी थी उसके पास जो ज़्यादा थी, इसके बाद वो यही थी कि वो उनकी कब्रों का जो है वो रेगुलरली विजिट करती रहती थी। इसके लिए वो पूरी प्रेपरेशन करती थी, फूल खरीदती थी, नहाती थी। She visits graveyard and put flowers on the grave of her husband. But to the wonder of the reader, she feels comfortable in cemetery. और कब्रिस्तान के अंदर वो अपने आप को ज़्यादा पुरसुकून महसूस करती। She spends leisure time there. She also visit grave of her parents. और इसके साथ साथ वो अपने खामद की कब्र के अलावा अपने जो पेरेंट्स की कब्रों के ऊपर भी वो जाती है। Though the old lady lives a boring life, but she is a loyal wife. लेकिन वफादार थी कि कितना उसकी मौत के बाद भी जो है उसकी कब्र के ऊपर विजिट करती रहती है। She is proud of visiting her husband's grave. She regularly visits cemetery and spend lot of time there. Whenever she wants to visit her husband's grave, she takes bath for this purpose. But this time she is afraid of taking bath. She fears that due to her weak physical condition, she will not be able to climb out of the tub, and this may cause her death by drowning. In the end of the story, she is full of fear and terror. खौफज़दा थी बेचारी इसी वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो टब के अंदर जाए और वो निकल ना पाए, क्योंकि घर के अंदर कोई और तो था नहीं, तो कोई आवाज़ सुनने वाला भी नहीं है, कोई ये पानी में डूब भी सकती है, तो ऐसा ना हो कि ये स्लिप होने की वजह से गिरे और कोई इसको उठा भी ना पाए। ये था जी इसके पहले क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आप इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लीजिएगा, और अगर आप डिटेल इंसिडेंट्स की और उसके सैडनेस की जो रीज़न है और उसमें कैसे इसको रिकवर किया वो आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन थीम ऑफ द स्टोरी द बाथ बाय जेनेट फ्रेम्स। अब आपने इसके जो थीम डिस्कस करने हैं। अब ज़रा पहले आपने बताने हैं कि इनके अंदर थीम कौन कौन से हैं। जी महमूद अहमद। सर फर्स्ट थीम तो लोनलीनेस है, जी उसके ठीक बाद रिलायंस है, लॉस है, स्ट्रगल है, मोर्टेलिटी है, कनेक्शन है, और रिलायंस ऑन अदर भी है, कंट्रोल भी है। और अगर हम देखें तो लोनलीनेस तो उसने अपनी जिंदगी अपने हस्बैंड के बाद बिल्कुल लोनलीनेस में गुजारी है, बिल्कुल हेल्पलेस तौर पे। और अगर देखा जाए तो वो किसी पे डिपेंडेंट थी, रिलायंस करती थी, कोई रिलाई करती थी। और स्टोरी के लास्ट में उन्होंने थोड़ा सा बताया कि उसकी भतीजी थी जिसके पास आया करती थी उसको हेल्प करने के लिए। तो जो हमारे पास ट्रेन रहते हैं वो ये समझती थी कि वो शायद उन पर रिलाई करना शुरू कर दिया उन्होंने।
इसके हासिल रिलायंस का थीम भी दे रही है और कंट्रोल ये इसका लगा जा सकता है कि कंट्रोल से अपनी शक्ल पे किया था, अपनी सोच पे किया था, तो ये भी अपनी जिंदगी का स्ट्रगल है और स्ट्रगल की लाइफ में इतना जिससे इसको बहुत से कामों के लिए दूसरों की मदद की जरूरत होती थी, तो वो समझती थी कि अगर मैं इसको बार बार करूँगी तो शायद मैं इसकी बुद्धि याद रहेगा। तो इसमें ठीक। इसके हाथ भी मोरालिटी इसलिए क्योंकि मोरालिटी में उसकी स्मृति जो उसके पास आती थी उसकी चीज़ी उसने फिर हमदर्दी करी उसके पास आती थी, लाख की कदर को उन्होंने जाहिर किया, तो लाख की कदर की थी, तो वो जो भी आपका रिलेशन समझती थी तो वो रिलेशन समझते हुए उनकी हाथ कर देती थी। और उसके बाद कनेक्शन है, तो कनेक्शन में हमारा सोसाइटी के साथ डिवाइड किया गया या आया करके हमें भी इस तरह के लोगों की भी हेल्प है, लोगों की मदद करनी चाहिए, थोड़ी सी हमें मोरालिटी की तरफ भी एक सेंसिटिव है, हालांकि मैंने कोशिश की गई है, अगर कोई हेल्प है तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जिस हद तक हो सके हेल्प करना चाहिए। ठीक है जी, वेल डन। मारिया, आपका क्या ख्याल है, क्या क्या थीम्स हैं इसके? सर मैं सोच रही थी इसमें हम ये भी तो थीम लगा सकते हैं ना कि उसकी स्ट्रांग होने की, कि इतना सब कुछ था लेकिन वो फिर भी अपनी रूटीन को कैरी कर रही थी स्ट्रगल इतना आ रही है, ऐसे। पॉजिटिव स्ट्रगल है उसकी, एक थीम है कि हमें जो है वो अगर मौत का भी सामना आ जाए तो हम ना उम्मीद ना हो, ये बिल्कुल ठीक है, एक थीम है। इसके अलावा आप क्या क्या डिस्कस करना चाहेंगे इसके थीम्स में? सर मुझे तो बाकी तो सारे उसने बता दिया हसाना ने, चलें जी, मुझे तो ठीक। एक मेन यही लग गया था। इसका नाम क्या बताया आपने, रुखसाना? हसाना। हसाना, ठीक है। तो अब रीडिंग कौन करेगा इसकी आंसर की? मैं करती हूँ सर। अच्छा चलें कर। The main theme of the story is loneliness. The lady lives alone after the death of her husband. She occasionally visits the grave of her husband. Mostly she remains at home, so she becomes homesick. She needs company to end her fears. Loneliness fills her with fear. She is afraid of everything she sees. She has become psycho as a result of her extreme loneliness. जी ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि तन्हाई की वजह से एक तरह से वो साइको ही हो चुकी हुई थी, क्योंकि बातचीत किसी से करनी कोई नहीं, अपना और अपनी तन्हाई से ही बातें करनी है और इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो जिस ये कोई भी बंदा, ये तो वैसे बुरी खतौन दिखाई गई है, कोई यंग पर्सन भी हो ना मुकम्मल तौर पर इस तरह से आइसोलेट अगर हो तो वो यकीनन होमसिक हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। सर लेकिन अगर हम एक और चीज देखें तो इसमें फेथफुलनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें स्टोरी में वो बताते हैं कि 17 इयर्स पहले उसकी हस्बैंड की डेथ हुई है, मतलब उसके बूढ़े होने से 17 साल पहले, तो तब तो वो जवान थी ना, लेकिन वो कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ सकती थी। लेकिन माइट भी पॉसिबल, चलें आपकी बात को ही कैरी कर लेते हैं। लेट्स से कि अभी उसकी एज जो है वो 70 ईयर्स है या 80 कर लें, ठीक है, 70 कर लें, 80 कर लें, जिस तरह से बताया गया कि वो इवन जार नहीं उससे उतारा जाता, तो डेफिनेटली ये 50-60 तक तो लोग एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो कोई 70-80 के राउंड अबाउट हो सकती थी। अब 70 या 80 में से अगर आप 17 माइनस करते हैं तो फिर भी ये तकरीबन जो है वो 63 ईयर के राउंड अबाउट जो है वो एज बनती है। तो 63 पे जाके कौन सोचेगा दूसरी मैरिज के लिए? और दूसरी बात ये है कि वो बताया है कि वो कितना अपने खामन की जो यूँ कह रहे हैं कि कब्र के ऊपर विजिट करती है, कि उससे उससे कितनी मोहब्बत थी या कितनी वो लायल थी, इसी वजह से उसने शादी का सोचा भी नहीं। yes, sir. जी Here is दूसरा, another पढ़ो सर। जी जी Fear is another main theme of the story. The woman is afraid of falling off things over her. She is full of fear whenever she wants to take a bath. She fears of lifting piles of water. She thinks if she takes bath, she will not be able to get out of tub. In this way, she will drown and die. There will be no one to take her out of the tub. अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के अंदर ना एक फोबिया क्रिएट हो जाता है किसी चीज़ को लेकर। जैसे मेरी एक रिलेटिव है, जानने वाली भी है, अभी भी उसके अंदर ये फोबिया है कि वो जो है वो मतलब
प्लेन के अंदर सफ़र नहीं कर सकती, जहाज़ के अंदर सफ़र नहीं कर सकती, एक डर है, वो कमरे का दरवाज़ा नहीं बंद करने देती, एक अजीब सा खौफ है कि मेरा दम घुटता है। तो वो कहती है मैं जहाज़ पर सफ़र कर सकती हूँ अगर उसका दरवाज़ा खुला हो तो, लेकिन जहाज़ का दरवाज़ा तो जारी बात है बंद ही करना पड़ता है। तो वो इस फियर की वजह से जो है वो उम्रा करने तक नहीं जा सकी कि मेरी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए वजह से वो कमरे के अंदर बहुत कम सोती है, कहीं कोई दरवाज़ा ना बंद कर दे, ऐसे खुले सहन के अंदर सोएगी या बरामदे के अंदर सोएगी। तो ये कुछ लोगों के अंदर ना फोबिया क्रिएट हो जाता है। ये भी उसके उसके जहन के अंदर भी माइट भी पॉसिबल कोई इस तरह का फोबिया जो है वो क्रिएट हो चुका था ये बात को लेकर सोच सोच के, इसी वजह से वो इससे ज़्यादा खौफजदा थी। जी सर लेकिन ये देखे ना, इधर इन्होंने लिखा कि वो बाथ टब में जाने से डरती है कि वो वहीं पे अगर गिर गई तो उसको ये सब बचाने नहीं आएगा और वो मर जाएगी। तो जी दूसरी तरफ हम लोग जब वो सेमेंट्री में जाती है तो वो वहां से आना भी नहीं चाहती, वो चाहती है कि मैं इधर ही रहूं। असल में लोनलीनेस है, और ये सारी रीजंस उसकी लोनलीनेस की वजह से, अकेले होने की वजह से, ठीक है। अपने ही तौर पर वो चीज़ों को सोचती है और उनको इमेजिन करती रहती है, क्योंकि घर में उसे खौफ है हर वक्त, और नहाने के लिए भी जब जाती है तो डर होता है कि तन्हाई का डर है। लेकिन जैसे ही वो ग्रेवयार्ड के अंदर जाती है तो वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट से अलग महसूस करती है और अपने आप को ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल फील करती है। इसीलिए वो उसका दिल नहीं था चाहता घर जाने को, वो चाहती थी मैं इधर ही जो है वो बैठी रहूं, ज़्यादा वक्त इधर गुजारूं। Lack of self-control is one of the sign of old age. The lady in the story is old and has become weak. She is afraid of even lifting small jar of jam. She fears if it slips, it can hurt her. She has lost self-control completely. At this stage of her age, she suffers from plight of the elderly and helplessness. अब ये देखें ना, ये जैसी आ जाती है कि हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, जिस्म के अंदर एनर्जी उतनी नहीं रहती, ठीक है। छोटे छोटे काम भी वो जो है वो ज़्यादा मोहतात होकर लोग जो है वो करते हैं इस एज के अंदर। तो इसी वजह से उसके जहन में भी बहुत सारे फियर्स हैं, और ये इसमें जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो भी है कि अब वो फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं रही, तो इस वजह से वो खौफजदा भी है इन चीज़ों को लेकर भी। जी Death may also be one of the themes of the story. The husband of the woman has died. She wishes should have also died. She sees death many times in her home. Death is presented in the story in form of cemetery and the coffin-like bath. जी, डेथ भी एक है कि एक ऐसा होल सीन ऐसा दिखाया गया कि कब्रों के ऊपर जाना, फिर ये इंसिडेंट्स कि उसके खामद की डेथ, और फिर लगातार इसके जहन में भी हर वक्त यही बात आती रहती है कि मैं मर जाऊंगी, टब के अंदर डूब जाऊंगी, निकला नहीं जाएगा, यानी एक मौत का साया हर वक्त अपने ऊपर जो है वो तारी रखती थी। तो इन अ सेंस एक थीम जो है वो डेथ का भी बनता है कि कहीं भी जाएं हम, जो मर्जी कर लें, ये एक ऐसी एक रियलिटी है कि जिससे आप एस्केप हासिल नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं। लेकिन इसको इतना तारी तो नहीं करना चाहिए कि जो ज़िंदगी आपके पास अवेलेबल है उसको भी आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज ना कर पाएँ, इसी जो पेसिमिज्म है उसकी वजह से। जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एंड ऑफ द इज द एंड ऑफ द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। क्या इस स्टोरी का जो एंड है ये दिलचस्प है कि नहीं है? क्या ख्याल है आपका? जी हसना। जी हसना, आप बताएंगी क्या स्टोरी का एंड बेहतर है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं? सारी स्टोरी का इंटरेस्टिंग भी है और स्ट्रगल भी है और एक लेसन भी है, इसलिए हम इसको इंटरेस्टिंग ही बोलेंगे। जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए, जो इससे लेसन हासिल करेंगे उनके लिए, क्योंकि इंसान की जिंदगी में कभी ना कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि वो उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, तो यानी जो आपके ख्याल में ये है कि एट द एंड वो सक्सेसफुल हो जाती है इन तमाम डाउट्स और फियर्स से निकलने में। जी अच्छा चलें फिर रीडिंग करें इसकी। सर, मेरे पास इन एक्चुअल जो आपके पास बुक है वो नहीं है, मेरे पास बुक डिफरेंट है। कोई बात नहीं, उस पर ये है क्वेश्चन है, सर कौन सा वाला? ये वाला, द एंड ऑफ स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। The end of the story is also interesting as since though the description of the world around the old woman may be suggesting that life goes on the
and the people or strangers still have places to go. These observations may be important as it is though them that the reader senses that the old woman is no longer connected with the world. She is a stranger among strangers. It might be true that her nephew will come and stay with her, but the old woman still longs to be dead. She sees no positivity in the world and she is dead. Nephew coming is soon beaten down by the negativity that the old woman feels about life. Whether it is the loneliness the woman feels or loss of her husband or even a combination of both, the old woman doesn't appear to be enjoying the life she is living. Not only has her body let her down, but her mind too lacks any sense of optimism. While many would like to live on forever in life, this is not the case for old women. Any comfort that the old woman has felt in life is gone. She is alone, beaten, and unable to live her life as she would like. ठीक है जी, इतनी ही है। Yes, sir. अच्छा जी, इसका जो बिल्कुल ऐसा ही है, इधर सिर्फ वर्डिंग डिफरेंट है, तो कॉन्सेप्ट यही है, बिल्कुल ठीक है वो भी। जो आखिरी इसका क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इन जैनेट फ्रेम्स द बाथ। यानी ये जो टाइटल है द बाथ, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? मारिया आप बताइएगा इसकी क्या इम्पोर्टेंस है स्टोरी के अंदर। सर इम्पोर्टेंस हम इस तरह देखते हैं कि एक तो ये जो टाइटल है द बात, ये फोरशैडो कर देता है कि हम इस स्टोरी में कोई ऐसा किस्सा पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कोई नहाने की बात होगी, ठीक है। दूसरा, ये स्टोरी मेनली उसमें उसके फियर को जो था, उसका फियर कैसे बढ़ता है वो डिस्क्राइब करता है। उसका वो जो नहाने का एक एक्सपीरियंस हुआ था कि वो गिर जाती है, तो उसी तरह स्टोरी का नाम भी वही है। ठीक है, तो क्या आप समझती हैं कि ये जो उसकी रिवाइवल है, जो रियल सेंस में उसने जो है वो ये चीज़ों को रिकवर किया है, क्या ये भी एटलीस्ट उस टब की वजह से ही ऐसा हुआ है या बात की वजह से ही ऐसा हुआ है? सर ये इसी तरह हुआ ना, मतलब उसका एक फियर था, उसने उसको ओवरकम किया और फिर वो बाहर आई अकेली। मतलब एक ना उसके पास कोई हेल्प करने के लिए था ना कुछ था, वो वहां पे फंसी हुई थी, लेकिन वो फिर भी उसने बाहर निकलने की कोशिश की, स्ट्रगल की और फिर वो बाहर आई। उसी तरह उसने अपनी जिंदगी में जिस तरह भी सॉरोज वगैरह उसमें है, लेकिन बाहर आने की वो उसी तरह कोशिश करती है। रियल लाइफ में क्या समझते हैं कि टब की कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है? टब की कोई सिंबॉलिक, क्या ख्याल है आपका? सर टब इस चीज को भी तो सिग्निफाई कर सकता है ना, कि मतलब वो जिस तरह एक दुख और गम का जो है एक वो क्या कहते हैं उसको, ग्रेव सी है अच्छा चलें, जिसमें वो फंस गई है। आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि ये टब किस लिए यूज होता है नहाने के लिए, और नहाते क्यों हैं? साफ होने के लिए। साफ होने के लिए। तो ये टब इन अ सेंस ये भी तो हो सकता है ना, ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें हमने ऐसा कोई भी मरहला, ऐसी कोई भी तौबा, ऐसी कोई भी एक्शन जिससे हम जो है वो पुराने हमारे जो गुनाह हैं या मसाइल हैं या इश्यूज हैं या फियर्स हैं या डाउट्स हैं उनको धो डालते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये भी इसकी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है कि टब यहाँ पे कफन की सिंबल है। उसके लिए एक वक्त था कि वो हमेशा डरती थी कि ये टब जो है वो ऐसे है जैसे वो तबूत कब्र के लिए जो उतारा जाता है, चूँकि हमारे यहाँ तो ज़रूरी नहीं है मुसलमानों के लिए कि तबूत के अंदर दफनाया जाए, लेकिन क्रिश्चियनिटी के अंदर आपको पता है वो पहले तबूत तैयार करते हैं, कफन तैयार करते हैं, उसके अंदर डेड बॉडी को पैक करते हैं और फिर जो है वो कब्र के अंदर रखते हैं। तो वो बेसिकली इसको एक सेंस में कफन भी लेती थी, समझती थी, डरती थी, खौफजदा थी इसी वजह से इससे। यस सर। जी करें रीड इसको।
सर साइंटिफिकली ये भी तो कहते हैं ना कि नहाने से जो उनसे हमारे स्ट्रेस मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, तो इसमें हम एक स्ट्रेंथ का थीम भी तो ले सकते हैं ना। बिल्कुल ये भी बात है, फिजिकल रिलैक्सेशन था, यहाँ पे भी बताई गई है कि वो रिलैक्स करने के लिए भी नहाती थी, यानी सोने से पहले वो नहाती थी, फिर चाय पीती थी और फिर सो जाती थी। और इवन ये भी बताया गया कि नहाने से पहले भी सोती थी, जब वो पानी गर्म करने के लिए रखती थी तो उसकी आंख लग जाती। वैसे ही बुढ़ापे की उम्र में ना थोड़ी थोड़ी नींद होती है और ऐसे ही जल्द नींद आ जाती है, बैठे बैठे भी लोग सो जाते हैं इस एज के अंदर। जी करें रीडिंग इसकी। The title of the story, The Bath, is related to an old lady whose husband has died 17 years ago. She lives alone and is afraid of her loneliness. She is too old to even pick a jam jar. She fears that will not be able to pick it up. But She will not be- the story revolves around an activity like bathing. The old lady has become so weak that she is afraid of taking bath. She is in habit of visiting of her husband's grave. For that she buys flower and takes bath. On the 17th anniversary of husband's death, she thinks that taking bath can be catastrophic for her. She thinks that she will not able to lift bucket of water. The warm water may fall on her and burn her body. Then she thinks that if she takes bath, she may not have enough power to take her body out of the tub. In this way, she might drown in it. There will be no one to save her. There will be no one to listen her cries before she dies. सही, इस पैराग्राफ से हम ये भी तो निकाल सकते हैं ना कि ओवर थिंकिंग, हम जितना किसी चीज के बारे में सोचना शुरू कर देंगे हम उतना उसके अंदर गिरते जाएंगे और नेगेटिविटी बिल्कुल हमें। ऐसा ही। आपको शायद मैंने एक दिन पहले भी मैंने लास्ट लीफ की एक जो है वो आपको एग्जांपल दी थी, सुनिए आपने, एक पार्ट 1 को दी थी शायद, लास्ट पार्ट लीफ। 1 हाँ, असल में वो स्टोरी इस तरह से थी कि ये दो बहनें होती हैं, एक जूना और सू, और एक अपार्टमेंट के अंदर जो रहती होती हैं। इनमें से जो जोना है वो उसकी जो है वो एंगेजमेंट हो चुकी हुई है और सू की जो है वो नहीं हुई, और सू जो है वो बीमार पड़ जाती है किसी वजह से, ठीक है। तो अब अपार्टमेंट के अंदर वो महीना 1.5 महीना बीमारी की हालत में जो रहती है, तो सामने जो बिल्डिंग है उसके ऊपर एक बेल जो है, एक वाइन जो है वो किसी पौधे की जो है वो ऊपर चढ़ी हुई है, और खज़ां का मौसम है, डेली उसके पत्ते झड़ते जा रहे हैं, पत्ते झड़ते जा रहे हैं, और एट दी एंड एक एक करके पत्ता जो है वो कम होता जा रहा है। और उसके जहन एक बन चुका हुआ था, ठीक है, सू का, कि भाई जिस दिन ये आखिरी पत्ता गिरना है ना, उस दिन मेरी डेथ हो जानी है। वो रोज़ सुबह उठती और पत्तों को गिनती, 7 रह गए हैं, आज 6 रह गए हैं, आज 5 रह गए हैं। तो बात आहिस्ता आहिस्ता वो बताती नहीं है किसी को, लेकिन दूसरे जो है वो इस बात को नोट करते हैं कि हर वक्त जो है वो खिड़की से बाहर उस जो वाइन है उसको देखती रहती है, उसके ऊपर जो लीव्स हैं उन पर गौर करती रहती है। तो वो जो जोना का कह रहे हैं कि फियांसी होता है ना, वो एक दिन रात को जो है वो एक्टिविटी कोई करता है। जब नेक्स्ट दिन ये देखती है तो वो लास्ट पत्ता जो वहाँ पे रह गया हुआ है, तो डरती है कि अब ये सुबह जो है ये पत्ता गिर जाएगा और सुबह शायद मेरी डेथ हो जाएगी, आज मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। बड़ा तूफान आता है, रात को बारिश आती है, अंधेरा होता है ना, बाहर नज़र नहीं आता इसको। तो सुबह जब उठती है तो देखती है वो पत्ता नहीं गिरा होता। फिर वो सोचती है चले आज तो बच गया, अब कल सही, कल गिर जाएगा। और दूसरे दिन भी देखती है पत्ता नहीं गिरा होता, तीसरे दिन देखती है फिर से पत्ता नहीं गिरा होता। तो इस तरह से वो कई दिन जब ये देखते हैं कि पत्ता गिरता नहीं है, तो वो उसकी जो हेल्थ है वो रिकवर होना शुरू हो जाती है, बेहतर हो जाती है। और जब उसकी सेहत बेहतर हो जाती है, वो देखती है कि पत्ता अभी तक नहीं गिर रहा। जब बिल्कुल चलने फिरने के काबिल हो जाती है, बाहर जाती है उस बिल्डिंग की तरफ, जब करीब जाकर देखती है तो वो देखती है कि वो पत्ता एक्चुअली दीवार के साथ किसी ने पेंट कर दिया हुआ था। पत्ता गिर गया हुआ था, लेकिन उसकी जो बहन का फियांसी था, उसने वो पत्ता क्या कर दिया हुआ था, उस दीवार के ऊपर पेंट कर दिया हुआ था। और उसका जो फियर है वो मतलब चेंज हो गया हुआ था पत्ते को देख देख के, अब ये पत्ता नहीं गिर रहा तो इसका मतलब है कि मैं रिकवर कर जाऊँ। बस लोग चीज़ों को इस तरह से मंसूब कर लेते हैं अपने ऊपर, ठीक है, तारी कर लेते हैं। तो सेम केस यहाँ पे भी है
इसने भी क्या किया, हमेशा खौफजदा रहती है कि टब से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहीं गर्म पानी की बाल्टी मेरे ऊपर ना गिर जाए, वगैरह वगैरह। क्योंकि जब इंसान अपने अंदर जो है वो डाउट्स क्रिएट कर लेता है तो वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, क्योंकि कोई और बात सोचने के लिए नहीं होती, कोई और एक्टिविटी करने के लिए नहीं होती, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। जी लास्ट पैराग्राफ रीड करें। So the title of the story suits to the situation and condition of the old woman. By choosing the bath as the title of her story, the writer emphasizes the whole startling bath experience more profoundly than she does the visit to the cemetery. जी The title indicates towards women's failure to cope with such a routine activity as bathing. The activity, like taking bath, becomes a nightmare for her as she is pessimistic. चूंकि नाउमीद हो चुकी थी, पैसिमिस्टिक हो चुकी थी, इसलिए वो हमेशा उसे एक डरावना ख्वाब लगता था जब भी उसने नहाना होता था, लेकिन इसके बावजूद वो करती थी ये सारा कुछ। तो जी इसके क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट डे जो हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे एलिफेंट। मेरा ख्याल है इसके बाद 3 एलिफेंट पढ़ेंगे तो 2 रह जाएंगे। नेक्स्ट वीक में शायद आपका ये शॉर्ट स्टोरीज का जो सिलेबस है ये ख़त्म हो जाए, तो भाई साथ साथ इनको तैयार भी किया करें, ठीक है। इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करें, खुद ही बेशक इनके आंसर लिखा करें, फिर बुक के साथ कंपेयर किया करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने कहाँ तक सही लिखे हैं। और मैंने इनके टेस्ट भी कंडक्ट करने हैं, कोशिश करूँगा कि अब तो कोई रूटीन कॉलेजेस में बन गई है कि टेस्ट बच्चे जमा करवा सकते हैं कॉलेजेस के अंदर, पर ऐसी कोई जो फिजिबिलिटी हो सकी तो हम ट्राई करेंगे कि टेस्ट आप इस तरह से कंडक्ट करें कि आप क्वेश्चन पेपर ले जाएं और क्वेश्चन सॉल्व करके दे जाएं, तो हम चेक करके अगले विजिट पे आपको पिछला चेक फॉर्म में टेस्ट दे देंगे और नया आपको टेस्ट जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो दे देंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।